हेलो दोस्तों, ये दोस्तों सीडीपी का प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न ये में हम महामैराथन दोस्तों ये क्लास होगा, तो दोस्तों इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों इसमें बहुत क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, ये कंटेंट वाला क्लास होगा। और दोस्तों पेडागोजी का भी दोस्तों प्रश्न आएगा इसमें। तो दोस्तों पढ़ते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है, परामर्श देते हैं लोगों को। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। दोस्तों दूसरे व्यक्ति को परामर्श देते हैं, उपदेश देते हैं, तो दोस्तों इसके पास है इंटरपर्सनल बुद्धि। इंटरपर्सनल बुद्धि जिसके पास होता है दोस्तों, वह दूसरे लोग के बुद्धि के बारे में जानते हैं, इसलिए उसके पास है परामर्शदाता कि इसका दोस्तों राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों ये लोग हो जाएंगे। इंटरपर्सनल बुद्धि जिसके पास होगा वह दूसरे लोगों की बुद्धि के बारे में जान जाएंगे। ये बुद्धि जो है दुकानदार के भी पास होता है, ये बुद्धि नेता के पास होते हैं, समाज सेवी के पास होते हैं। इसके पास दोस्तों इंटरपर्सनल बुद्धि है। और इंट्रापर्सनल बुद्धि विश्वगुरु के पास होते हैं, जो खुद के बारे में जानते हैं, जो भूतो भविष्य के बारे में जानते हैं, इंट्रापर्सनल बुद्धि। और जब दूसरे लोग के बुद्धि के बारे में जानेंगे उसको कहते हैं इंटरपर्सनल बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किसके पास दोस्तों, जो अमूर्त चिंतन करते हैं। जैसे एक राजमिस्त्री है, जैसे पेंटर है, पेंट जो करता है वो छत पे डिजाइन बनाते हैं। चित्रकार है, वो अब दोस्तों अमूर्त चिंतन करके डिजाइन बनाते हैं। जैसे अगर कोई यहाँ पे ज़मीन दिखा दीजिएगा राजमिस्त्री को, वो आपको बता देंगे यहाँ किचन आ जाएंगे, यहाँ बेडरूम में आ जाएंगे, यहाँ गेस्ट रूम आ जाएंगे, यहाँ स्पेस बच जाएगा। तो दोस्तों अमूर्त चिंतन जो करेगा उसको पास स्थानिक बुद्धि होता है, स्थान वाला बुद्धि। तो राजमिस्त्री के पास होगा स्थानिक बुद्धि, चित्रकार के पास होगा स्थानिक बुद्धि, ये वाला बुद्धि। भाषाई बुद्धि वकील के पास होता है। मीडिया जो है दोस्तों उसके पास होता है, एंकर रिपोर्टर के पास। और वकील के पास, कवि के पास, ये सब दोस्तों भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके लिए दोस्तों इसके पास भाषा वाला बुद्धि है। तो दोस्तों इस चारों के बारे में दोस्तों आप लोग जान गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, मधुलिका नृत्य करती है, यानी कि डांस करती है, शरीर को गति में लाती है और योग कला में निपुण है, योग कला भी जानती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो है उसके पास बुद्धि की किस प्रकार का उच्च स्तरीय है। तो शरीर की गति को लाता है, तो शारीरिक गतिक बुद्धि उसके पास हो जाएंगे, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि किसके पास होते हैं, जो दोस्तों गायक हैं, गायक के पास होते हैं, जो गाना सब गाते हैं, ये वाला बुद्धि। ये वो शरीर को गति में दोस्तों कौन सब लोग लाते हैं, जैसे अभिनेता, हीरोइन, हीरो, ये सब के पास कौन सा बुद्धि होगा, शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी शरीर को गति में लाने वाला बुद्धि। ये योग करती है तो शरीर को गति में लाती है ना, नृत्य भी कर रही है, डांस कर रही है, तो डांसर सर के पास ये शारीरिक गतिक बुद्धि होगा। और इंटरपर्सनल बुद्धि जब दूसरे लोग के बारे में जानेंगे, जैसे नेता आते हैं, कहते हैं हम नेता नहीं आपके बेटा हैं, यानी कि वो हम सबको रिएक्ट कर लेता हूँ, दूसरे बुद्धि के बारे में जान जाता है कि हमको वोट कैसे मिलेगा। तो उसके पास दोस्तों इंटरपर्सनल बुद्धि है। और इंट्रापर्सनल बुद्धि विश्व गुरु के पास होता है, जो है दोस्तों भूत भविष्य तीनों काल के बारे में जानते हैं, उसी कहते हैं इंट्रापर्सनल बुद्धि। जब खुद के बुद्धि के बारे में जानेंगे तो इंट्रापर्सनल, और दूसरे लोग के बुद्धि के जानेंगे तो इंटरपर्सनल। ये दोनों को दोस्तों इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों भावनाओं, यानी कि दूसरे लोग के संवेग को जानेंगे, दूसरे लोग की भावना को जानेंगे, मनोदशा को हम लोग जानेंगे दूसरे लोगों का। तो समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि में होता है। दूसरे लोग के बारे में जानते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसका राइट आंसर 1 नंबर के 7 लोग हो जाएंगे। भाषा के बारे में दोस्तों बता चुके हैं, कवि के पास, वकील के पास होता है। संगीतात्मक बुद्धि किसके पास होते हैं, गायक के पास होते हैं। अंतर व्यक्तिक बुद्धि जब खुद के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के 7 लोग हो जाएंगे। 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है,
हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावना यानी कि अपने अंदर के आंतरिक मन हो अपना अंदर के बारे में जानते हैं, समझने और उसका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। अपना आंतरिक बुद्धि किसको कहते हैं? इंट्रापर्सनल। जब लोग दूसरों की बुद्धि पर जानेंगे दोस्तों, दूसरे की बुद्धि की जानेंगे इंटरपर्सनल। नेता के पास ये बुद्धि होगा, ये खुद के पास होता है, इस गुरु सर के पास। भाषाई बुद्धि वकील के पास, कवि के पास, लेखक के पास, रिपोर्टर के पास होते हैं, एंकर के पास। और प्राकृतिक बुद्धि होता है किसान के पास, जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ लोग है। तो दोस्तों चार ऑप्शन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि के पास, कवि भाषा का प्रयोग करते हैं, लेखक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो किस प्रकार का दोस्तों बुद्धि होगा? इसको दोस्तों भाषा वाला बुद्धि होगा। और दोस्तों इसमें भाषा वाला ऑप्शन है ही नहीं, यह स्थानिक बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है, इंटरपर्सनल। दोस्तों इस कवि के पास दोस्तों भाषाई बुद्धि होता है, भाषाई बुद्धि, इसका राइट आंसर ये होगा। इंट्रापर्सनल बुद्धि विश्वगुरु के पास होता है। इंटरपर्सनल बुद्धि जब दूसरों की मनोदशा के बारे में जानेंगे, दूसरे लोग का, तो इंटरपर्सनल बुद्धि शारीरिक गतिक बुद्धि, जो शरीर को गति में लाते हैं, डांस करते हैं। और स्थानिक बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस, जो अमूर्त चिंतन करता है दोस्तों, उसके पास है। जैसे कोई चित्रकार है दोस्तों, उसको एक पेज दीजिएगा, इस पर बढ़िया बढ़िया फूल बना लेगा। कैसे? वो हम स्थान देते हैं दोस्तों, स्थान देख करके उस पर चित्र बना लेते हैं। तो अमूर्त चिंतन पहले मन में वो चित्र बनाते हैं, उसके बाद कॉपी बनाते हैं। अगर कोई राजमिस्त्री है, उसको ज़मीन दिखाइएगा, वो पहले मन में चित्र बनाता है, अमूर्त चिंतन करता है पहले, उसके बाद यहाँ ठोस जगह पर घर बनाते हैं। तो पहले वो दिमाग में घर बनाता है राजमिस्त्री, तो उसको कहते हैं स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 6 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि बुद्धि के बहुत आयाम है, बहुत प्रकार की बुद्धि है, का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। BF स्किनर ये कहता है दोस्तों, बच्चे जो है ना भाषा को नकल करके सीखते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 6 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बहुआयामी के बारे में दोस्तों जान चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बहुआयामी सिद्धांत के इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन की योग्यता को करते हैं दोस्तों? आरंभिक अनुभवों को परिवर्तन लाने की योग्यता से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये प्रश्न है, अपने बारे में जानते हैं, ये बुद्धि होगा। शारीरिक बुद्धि जो सिर गति में लगेगा। स्थानिक बुद्धि, ये गणितीय तार्किक बुद्धि। गणितीय तार्किक बुद्धि दोस्तों जो गणित का यूज करता है, बैंकर के पास होता है। जो दोस्तों जमीन आर का नापता अमीन के पास ये बुद्धि वाला बुद्धि होता है। बैंक में जो है बैंक स्कीम में लोग, उसके पास ये बुद्धि है। और जो लोग शरीर को गति में लाते हैं दोस्तों, ये बुद्धि उसके पास है। और यहाँ पे अनुभव को सही योग्यता, अनुभव के बारे में, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर, इसका दोस्तों राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएगा। अंतर व्यक्तिक इंट्रापर्सनल बुद्धि जब अपने बारे में जानते हैं। बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ ही लॉक हो जाएंगे। स्थानिक बुद्धि दोस्तों जो अमूर्त चिंतन करता है उसके पास दोस्तों स्थानिक बुद्धि है। जो शरीर के गति को लाता है उसके पास, जैसे डांस करते हैं गायक गायिक, जो अभिनेता है अभिनेत्री है, वो शरीर को गति में लाती है।
और ये जिसके पास गणित वाला बुद्धि है ये बुद्धि उसके पास होगा। तो दोस्तों इस 7 नंबर का आंसर दोस्तों 4 नंबर होना चाहिए। अंतःवैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल बुद्धि, इंट्रापर्सनल बुद्धि उसके पास दोस्तों होगा, यानी कि खुद के बुद्धि, जब खुद के बारे में जानते हैं। अंतःवैयक्तिक, अंतः में होता खुद, अंतः मन, जैसे अंतः है लिखा हुआ, जैसे इसको दोस्तों इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा, इंट्रापर्सनल बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है। हार्वर्ड गार्डनर जो है दोस्तों 9 प्रकार के बुद्धि दिया है। उसमें प्राकृतिक के बारे में दिया है, स्थानीय बुद्धि दिया है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि दिया है, इंट्रापर्सनल बुद्धि, खुद के बारे में जब जानते हैं उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल बुद्धि, और बोधन बुद्धि नहीं दिया है दोस्तों। बुद्धि कौन नहीं दिया है? बोधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। दोस्तों सीटेट में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ये दोस्तों प्रश्न है 9 नंबर का। रजनी जो है देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? रजनी जो है दोस्तों वो मानसिक चित्रण कर रहा है, मन चित्रण कर रहा है। देखिए दोस्तों मानसिक चित्रण यानी कि दिमाग में चित्र बना रही है रजनी, तो उसके पास दोस्तों स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। जब गाना अगर गाएगी, कोनो गीत गाएगी तो होगा संगीतात्मक बुद्धि। और यहाँ पे कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर रही है, तो अगर भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे जो सब लोग भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों, चाहे वकील हो गया, चाहे कवि हो गया, लेखक हो गया, ये इसके साथ भाषाई बुद्धि है वकील के पास। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इसको कहते हैं इंटरपर्सनल बुद्धि, जब दूसरे लोगों के साथ रिएक्ट करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। अमूर्त चिंतन करें, मानसिक चित्रण, अमूर्त चिंतन, तो स्थानिक बुद्धि जो मिस्त्री के पास है, चित्रकार के पास है, पेंटर के पास है, जो डिजाइन बनाते हैं उस सब के पास है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है 10 नंबर का दोस्तों। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ वह अच्छी नृत्यांगना है, यानी कि वो डांस कर रही है। खिलाड़ी के साथ वो डांस भी जानती है, यानी डांस में करते हैं तो क्या करेगा दोस्तों, शरीर को गति में लाएगा ना, तो शारीरिक गतिक बुद्धि हो जाएंगे। शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि 3 नंबर के साथ आंसर लॉक हो जाएंगे। भाषाई बुद्धि के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अंतःव्यक्तिक जो अपने मन के बारे में जानते हैं। संगीतात्मक जब गायक होगी तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। ये दोस्तों प्रश्न है 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। एक विद्यार्थी अपने मांसपेशियों को इंद्रियों, प्रेरणा स्तर पर मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। वह अपने सहपाठियों की दोस्तों वो अपने सहपाठी के बारे में, सहपाठी के इरादे के बारे में जान जाती है, प्रेरणा के बारे में जानते हैं, और उसके मनोदशा के बारे में जानते हैं। किसके मनोदशा के? अपने सहपाठी के ना, तो यानी दूसरों के मनोदशा के बारे में जानते हैं ना, तो उसको कहते हैं इंटरपर्सनल बुद्धि। जब दूसरों लोगों के मनोदशा के बारे में जानेंगे, उसके बारे में अगर जानेंगे, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि जो लोग प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक बुद्धि जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, सूर्य का उत्पत्ति कैसे हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ होगा। और जो लोग गणित जानते हैं, बैंकर के पास, अमीन के पास जो पैलेट होता है दोस्तों, वो भी मेरे ख्याल से गणित का ही उपयोग करते हैं। पैलेट के पास जो दोस्तों गणित का उपयोग करेगा उसके पास गणित वाला बुद्धि होगा। और जो लोग दूसरे के बारे में जानेगा उसको कहते हैं इंटरपर्सनल बुद्धि। इंटर याद रखिएगा दोस्तों इस सबको। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। इससे दोस्तों बाहर सीटेट में प्रश्न नहीं आएगा। 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण, प्रभाव, संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। पहेली को सुलझा लेती है,
समस्या को सुलझा लेती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तरीय बुद्धि है। देखिए सही संगीतात्मक बुद्धि उसके पास हो नहीं सकता, क्योंकि वह अभी क्या कर रही है, डांस गा नहीं रही है। शारीरिक गतिक बुद्धि वह डांस नहीं कर रही है। और इंटरपर्सनल बुद्धि वह दूसरों के बारे में जान नहीं रही है। तो दोस्तों जब तीनों ऑप्शन जब कट गया तो आपके पास एक ही नंबर का ऑप्शन बचा दोस्तों, तार्किक गणितीय बुद्धि उसके पास है, लॉजिकल मैथमेटिकल। अनीता के पास दोस्तों तार्किक गणितीय बुद्धि होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बहुबुद्धि व्यक्तियों में अपनी पहचान मानव अस्तित्व, यानी कि अस्तित्व के बारे में प्रश्न कर रहे हैं ना, जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। मानव अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये इंटरपर्सनल बुद्धि जब दूसरों के बारे में जानेंगे, इंट्रापर्सनल बुद्धि जब अपने बारे में जानेंगे, भाषाई बुद्धि जो भाषा के बारे में जानेंगे, और ये प्रकृति अस्तित्व के बारे में, प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है 14 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावना और मनोदशा के और इरादों को अच्छी तरह से समझते हैं उसके पास दोस्तों किस प्रकार की बुद्धि होता है। जो दूसरे लोगों के बारे में, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल बुद्धि। और जब अपने इरादे के बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल बुद्धि। और जो अमूर्त चिंतन करता है उसको कहते हैं हम स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। जैसे मिस्त्री पास जो दिमाग में इमेज और छवि बना के कॉपी पे उतार लेते हैं, दिमाग में इमेज छवि बना के कहीं घर बना लेते हैं अमूर्त चिंतन करके, तो राजमिस्त्री है, पेंटर है, उसके पास दोस्तों ये बुद्धि होता है। और संगीतात्मक बुद्धि जो गाना जानते हैं, जो गाते हैं, जो गीत गाते हैं, जो गायक है उसके पास है, जो गाने का काम करते हैं, यानी कि मनोदशा भावना के बारे में जानते हैं दूसरे का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे इंटरपर्सनल बुद्धि। इंग्लिश में इसका नाम याद रखिएगा दोनों का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 15 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, इसको अच्छा समझने की दोस्तों कोशिश कीजिएगा। संकेत और अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। यानी संकेत देते हैं बच्चे को, हेल्प देते हैं, इशारे देते हैं, मदद करते हैं, उसको दोस्तों क्या कहते हैं। उसी का नाम पार है, ढांचा है, आलम्बन है। अंग्रेजी में इसका नाम याद रखिएगा, स्कैफोल्डिंग कहते हैं उसको। बच्चे को हेल्प देना, मदद करना, उसी को दोस्तों पार, ढांचा, आलम्बन, स्कैफोल्डिंग कहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये दोस्तों आपको एग्जाम पास करा सकता है ये क्लास। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, एक अध्यापिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, बच्चे अवधारणा कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, के साथ मिलकर काम करते हो। बच्चे के साथ मिलकर अध्यापिका काम करते हैं बच्चे को समझाने का, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया कहलाती है। जब बच्चे की इशारा देगा, संकेत देगा, हेल्प करेगा तो समझ जाइए दोस्तों, उसी को पाठ, ढांचा, आलम्बन, अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। प्रत्यक्ष निर्देश नहीं होगा, ये सब नहीं होगा दोस्तों। 17 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को डैश और देते हैं। देखिए दोस्तों, ले वाइगोत्स्की जब आएगा तो 3 चीज़ याद रखिएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, जिस ऑप्शन में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा आएंगे वो आंसर दोस्तों राइट हो जाएगा। यहाँ सामाजिक है लेकिन अनुवांशिक है, गलत है। संज्ञानात्मक है, सांस्कृतिक है, भावात्मक है, प्राकृतिक कारक है। इसका दोस्तों राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे। जहाँ दोस्तों ले वाइगोत्स्की आएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा को याद रखिएगा, 3 चीज़। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अनुवांशिक है इसलिए दोस्तों ये गलत हो गया, इसमें प्राकृतिक गलत, संवेगात्मक है ये गलत, यहाँ सांस्कृतिक है, यहाँ संज्ञानात्मक है, दोनों मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे।
यहाँ ले बायगोस्की है, तो सामाजिक सांस्कृतिक भाषा को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर का। ले बायगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है दोस्तों? तो दोस्तों 3 चीज़ याद रखना है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। 19 नंबर दोस्तों प्रश्न है, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्नलिखित में से किसने की है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन दिया है, निकट विकास का क्षेत्र दोस्तों कौन दिया है? पहले दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र के बारे में आप लोग जान चाहिए, उसी को निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। कोई बच्चा एग्जाम में 40 मार्क लेके आते हैं, ठीक, हम उसको हेल्प करते हैं, मदद देते हैं, बच्चा को स्कैफोल्डिंग देते हैं, पाठ ढांचा आलम्बन का बाद पाठ ढांचा आलम्बन का बाद दोस्तों कौन किया है? तो ले बायगोस्की किया है। पाठ ढांचा आलम्बन के बाद दोस्तों कौन किया है? ले बायगोस्की किया है। तो जब बच्चे कोई 40 मार्क लेकर आते हैं, ठीक, हम उसको हेल्प किए, वो 50 मार्क लेकर आते हैं एग्जाम में, तो कितना मार्क बढ़ा दोस्तों बच्चे का? 10 मार्क बढ़ा ना। बच्चे का 10 मार्क दोस्तों जो बढ़ा, यही है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो निकटस्थ विकास दोस्तों किससे संबंधित है? तो ले बायगोस्की से संबंधित है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र किससे कम संबंधित है? ले बायगोस्की। इसको कहते हैं इंग्लिश में ZPD, इंग्लिश में इसको दोस्तों ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसको दोस्तों इंग्लिश में ZPD कहते हैं, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दोनों को याद रखिएगा। किससे संबंधित है? ले बायगोस्की से संबंधित है। अब पाठ ढांचा आलम्बन स्कैफोल्डिंग शब्द को दोस्तों कौन दिया है? तो ले बायगोस्की ही दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक भाषा कौन दिया है? तो ले बायगोस्की ही दिया है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। 20 नंबर का दोस्तों ये प्रश्न है, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए ले बायगोस्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्ता पर बल दिया है। जानते हैं दोस्तों, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, 3 चीज़ याद रखना है, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा। तो दोस्तों यहाँ ले बायगोस्की है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर राइट आंसर है सांस्कृतिक। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है भाषा संज्ञान में सहायक नहीं दोस्तों। जीन पियाजे जो है विचार को इम्पोर्टेंट माना है, यहाँ भाषा है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत हुआ। ले बायगोस्की ने प्रस्तावित किया भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ नहीं है, इसलिए गलत है। चिंतन का भाषा पर प्रभाव पड़ता है, भाषा का चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, भाषा का चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, ये सही होना चाहिए। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन भाषा को निर्भर पड़ता नहीं दोस्तों। ले बायगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करता है, इसका दोस्तों 4 नंबर राइट आंसर है। ले बायगोस्की जी बोले हैं कि बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है, जब भाषा बच्चा सीखते हैं उसके बाद वह चिंतन करते हैं। तो भाषा पहले है, चिंतन बाद में है, इसलिए राइट आंसर है 4 नंबर। समझ गए? अगर यहाँ पर जीन पियाजे होता तो दोस्तों जीन पियाजे जी बोले हैं कि बच्चा सबसे पहले विचार करते हैं, उसके बाद भाषा सीखते हैं। जीन पियाजे जी उल्टा बोले थे, और ये बोल रहे हैं पहले भाषा आए हैं, और जीन पियाजे जी कहते पहले विचार आए हैं। तो दोस्तों यहाँ इसका दोस्तों राइट आंसर 1 नंबर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, 22 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? दोस्तों वाद विवाद, भाषा बातचीत करता है, ऐसा तो वो ले बायगोस्की जी ही बोले थे। और ले बायगोस्की जी कौन सा सिद्धांत दिए हैं दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ले बायगोस्की दिया है। बच्चा बात कहाँ करेगा?
समाज में ही ना, बच्चा भाषा कहाँ सीखेगा दोस्तों, समाज में ही ना। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर राइट हो जाएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग दिया है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 23 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। बच्चा को भाषा सरल कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, उसी को कहते हैं पाठ ढांचा आलम्बन। संकेत जब दिए बच्चा को हेल्प की, उसी को कहते हैं दोस्तों पाठ ढांचा आलम्बन। तो लेवी-गोस्की के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहते हैं पाठ ढांचा आलम्बन। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। इंग्लिश में इसका नाम याद रखिएगा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग दोस्तों शब्द कौन दिए थे, तो लेवी-गोस्की ही दिए थे। ये हम दोस्तों जब भी लेवी-गोस्की आ जाएंगे, सामाजिक सांस्कृतिक परिभाषा, 3 चीज़ को याद रखिएगा। आपका प्रश्न दोस्तों नहीं गलत होगा, और सीटेट में दोस्तों यहाँ प्रश्न बहुत बार आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर दोस्तों प्रश्न है, लेवी-गोस्की ने विकास में बदलाव को डैश से डैश में बदलने के रूप में परिकलित किया है। दोस्तों लेवी-गोस्की है तो सामाजिक सांस्कृतिक भाषा को ही याद रखना, स्कीमा का बात नहीं किया है। अनैच्छिक क्रिया स्कीमा का बात नहीं किया है। व्यक्तिगत क्रियाओं और बाह्य क्रिया नहीं बात किया है। यहाँ लेवी-गोस्की है तो दोस्तों समाज सहयोजका, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित क्रियाओं। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 25 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा, यानी कि समान बुद्धि के विचार को नकार दिया। नहीं, लोगों में बहुत प्रकार के बुद्धि होते हैं, सभी लोगों में अलग अलग प्रकार के बुद्धि होते हैं। अभी तक 9 प्रकार के बुद्धि का खोज हो चुका है और खोज होते ही जा रहा है बुद्धि का। तो बुद्धि के अनेक प्रकार विशिष्ट संसाधन क्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। तो दोस्तों बुद्धि समान प्रकार को नकार, यानी कि बुद्धि बहुत प्रकार के होते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत कौन दिया है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर। इसका दोस्तों 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। ये प्रश्न दोस्तों 26 नंबर का है, भाषा और विचार पर लेवी-गोस्की क्या सुझाते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं। संज्ञान भाषा स्वतंत्र है, भाषा संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। लेवी-गोस्की बोले सबसे पहले बच्चा भाषा ही सीखते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न दोस्तों 27 नंबर का है, लेवी-गोस्की के अनुसार डैश चिंतन, सोच और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों लेवी-गोस्की है सामाजिक सांस्कृतिक भाषा याद रखना है। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर दोस्तों प्रश्न है, लेवी-गोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, सवाल को सरल करते हैं, आसान करते हैं अध्यापिका, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के अध्यापिका चरण बताती है ताकि वे दी गई समस्या समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, जब बच्चे को हेल्प देंगे, संकेत देंगे, उसी को दोस्तों पाठ ढांचा आलम्बन स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 29 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, बुद्धि के समकालीन संप्रत्यय के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की
बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे अक्सर क्या करते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बुद्धि लब्धि जिसको IQ कहते हैं उसको सही क्यों नहीं माना गया है दोस्तों। ये दोस्तों चार ऑप्शन में क्या राइट आंसर, व्यापक है, विश्वसनीय है, वैलिड है, वैध है। दोस्तों क्यों इसको लोग नकार दिया है IQ को, बुद्धि लब्धि को। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रसित है। IQ जो है दोस्तों सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रसित है, इसलिए दोस्तों इसको लोग नकार दिए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। 30 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र दोस्तों कौन दिया है, तो लेव-वाइगोत्स्की दिया है। पाठ ढांचा आलम्बन दोस्तों कौन दिया है, तो लेव-वाइगोत्स्की दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक भाषा का बात कौन किया है, तो लेव-वाइगोत्स्की जी किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन दिया है, तो लेव-वाइगोत्स्की। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। ये सब दोस्तों राइट आंसर नहीं होगा। 31 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 31 नंबर दोस्तों प्रश्न है, लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों भाषा का बात करते हैं। बच्चे को संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत। बच्चे की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है, ये सही बात हो सकता है। बच्चे क्रियाकलाप और सोच में बाधा करती है, भाषा बाधा थोड़ी पहुंचा सकते, नहीं दोस्तों। बच्चे में भावनात्मक विकास की विधक है। इसका दोस्तों राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे, भाषा बच्चे की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 32 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से संप्रत्यय की व्याख्या लेव-वाइगोत्स्की ने नहीं की है। दोस्तों किसके बारे में लेव-वाइगोत्स्की बात नहीं करते हैं, निजी वाक प्राइवेट स्पीच। निजी वाक प्राइवेट स्पीच जो है, जब बच्चा एकांत में बैठ करके, आदमी एकांत में बैठ करके खुद से बात करते हैं कि हम पहले 10वां पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, DELED करेंगे, सीटेट करेंगे, BPSC एग्ज़ाम में पास करेंगे और टीचर हम बन जाएंगे। अकेले में जब बच्चा बात करता है, अकेले में कोई इंसान जब बात करता है, उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। तो इसके बारे में लेव-वाइगोत्स्की जी बोले हैं। बच्चा खुद को डायरेक्शन देते हैं, बच्चा खुद को एडजस्ट करते हैं, बच्चा खुद डायरेक्शन लेते हैं, दिशा, बच्चा अपने खुद को दिशा देते हैं प्राइवेट स्पीच, निजी वाक से। बच्चा खुद अपने बात की, इसका बात, ये बात बोले हैं लेव-वाइगोत्स्की, सही बात है। पाठ ढांचा आलम्बन का बात कौन किए हैं, तो लेव-वाइगोत्स्की बोले हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का बात किए हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपसे बड़े हो सकते हैं, जो दोस्तों आपको हेल्प करेगा, टीचर हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा, स्कैफोल्डिंग देगा। और निजी जो प्राइवेट स्पीच लोग एकांत में खुद से बात करते हैं, जो लोग अपने काम को डायरेक्शन देते हैं, रास्ता देते हैं, तरीका देते हैं। तो दोस्तों कौन सा दोस्तों नहीं है संबंधित, तो 1 नंबर दोस्तों नहीं है संबंधित, सामाजिक अनुबंध विन्यास। इसका राइट आंसर, इसका दोस्तों गलत है, तो गलत ही आंसर होगा। समीपस्थ विकास का बात किया है, प्राइवेट स्पीच का बात किए हैं लेव-वाइगोत्स्की, पाठ ढांचा आलम्बन का भी बात किए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है 33 नंबर का, लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार हमारे संज्ञानात्मक संरचना और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों लेव-वाइगोत्स्की है, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा को याद रखना है, अनैच्छिक काट दीजिएगा, अनुवांशिक है काट दीजिएगा, स्कीमा है काट दीजिएगा, ओनली आप इसका बात करिएगा, समाज का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सामाजिक सतर्कता। ये प्रश्न दोस्तों 34 नंबर का है, लेव-वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किसे अधिगम में सुसाद में महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों इस चारों ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों।
सामाजिक अलगाव है, गलत हो जाएगा। समाज से हम लोग को जोड़ना है। बच्चे को इनाम दंड नहीं देना है, हम लोग जानते हैं। पुनरावृत्ति और अभ्यास, जहाँ दोस्तों अभ्यास आ जाएगा, हम लोग जानते हैं अभ्यास जिस ऑप्शन में आ जाते हैं वो आंसर सही नहीं होता है। और दंड और देना आ जाते हैं दोस्तों, सही नहीं होता है। बच्चा को अलग नहीं करेंगे, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे, सांस्कृतिक उपकरणों को। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है 35 नंबर का। दोस्तों सीटेट में यही प्रश्न आएगा, ये पास तो सीटेट पास हो जाइएगा पक्का। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का डैश उत्पाद है। दोस्तों ले वाइगोत्स्की है ना, समाज को याद रखिएगा। अस्मिता निर्माण कर दीजिए। केवल अवलोकन करो तो ऑब्जर्वेशन करना, ये बात सही है, केवल है इसलिए दोस्तों ये गलत है। हम लोग जानते हैं जिस ऑप्शन में केवल आता है दोस्तों ऑप्शन सही नहीं होता है। अनुवांशिकता है, गलत है। ले वाइगोत्स्की है तो समाज ही राइट आंसर होता है। 3 नंबर के साथ आंसर लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 35 नंबर। फिर दोस्तों प्रश्न है, दोस्तों इस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे दोस्तों ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों को हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है। दोस्तों यहाँ दोस्तों सामाजिक संस्कृति है तो ले वाइगोत्स्की ही इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाए, 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। ये प्रश्न दोस्तों 36 नंबर का है। ले वाइगोत्स्की के ने विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के अधिगम को पार यानी मदद करना, पाठ ढांचा आलम्बन प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। दोस्तों पढ़ते हैं, ले वाइगोत्स्की है तो 3 चीज़ याद रखिएगा, समाज, सांस्कृतिक और भाषा। सही जवाबों के लिए इनाम देना, जिस ऑप्शन में दोस्तों इनाम का बात करेगा वो ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होता है, हम लोग जानते हैं इतना बात। बिना चर्चा के सीधा जवाब देना, दोस्तों बच्चे को बातचीत करने का मौका देना है, बच्चे को बातचीत करने के लिए देना है ताकि बच्चे भाषा सीखेंगे ना। एक बच्चे दूसरे से बात करते दोस्तों भाषा सीखते हैं, अपना घर के बारे में बताते हैं, अपना ज्ञान के बारे में बताते हैं। उद्दीपन के द्वारा प्रक्रियाओं को अनुकूलन करना, उद्दीपन का अर्थ होता है बच्चे को लोभ देना। बच्चे चाहे खाने का वस्तु देना, चाहे कुछ भी बच्चे को लोभ देना, हमको लोभ नहीं देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, हेल्प करना, पाठ ढांचा आलम्बन कहते हैं। स्कैफोल्डिंग किसने दिया था, तो ले वाइगोत्स्की जी दिए हैं। ये सीटेट में भर भर के पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसको बढ़िया समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 37 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, सही बात है। एक समस्या समाधान खोजने के लिए जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। तो ले वाइगोत्स्की के शब्दावली में अध्यापिका को पार प्रदान करके राजेश को क्या दिए दोस्तों, क्या दिए हैं दोस्तों, उसको दिया है दोस्तों ये 3 नंबर का समीपस्थ विकास का क्षेत्र। पार प्रदान करते हैं, मदद जब बच्चा को प्रदान कर तो आगे बढ़ता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राजेश जो है, मान लीजिए 30 अंक लाते थे एग्जाम में, उसको हेल्प किया अध्यापिका तो 50 अंक लाया और ये 20 बढ़ गया ना। ये 20 जो बढ़ा ना दोस्तों, इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसी को ZPD 20 को ही कहते हैं। उसी को हिंदी में निकटस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। सीटेट में यही प्रश्न आएगा। ये प्रश्न दोस्तों 38 नंबर का है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। समाज है, इसका आंसर क्या होगा, ले वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ये 39 नंबर प्रश्न है। ले वाइगोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के इस्तेमाल पर बल दिया है। ले वाइगोत्स्की है, 3 चीज़ याद रखना है, शारीरिक पारस्परिकता, शरीर का बात नहीं किया है, नैतिकता का बात नहीं किया है, पुरस्कार का बात नहीं किया है,
सामाजिक स्मृति, स्मृति का बात नहीं किया है लेव वाइगोत्स्की। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों। इसका राइट आंसर दोस्तों सामाजिक स्मृति सहायक विधियों संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर उपकरण का बात नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये लेव वाइगोत्स्की उपकरण का बात नहीं किया है कहीं पे। तो सामाजिक स्मृति सहायक विधियाँ संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएगा। उपकरण का बात दोस्तों नहीं किया है लेव वाइगोत्स्की, कहीं नहीं किया है। स्मृति चल सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 40 नंबर दोस्तों प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है? नहीं दोस्तों। भाषा जैविक परिपक्वता का एक नग्न अंश है। नग्न मिस होता है थोड़ा सा, तो नहीं दोस्तों। भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है? भाषा अर्थहीन है? नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। इसका दोस्तों 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि डैश। क्या कहता है बहुबुद्धि सिद्धांत? पढ़ते हैं उसके बारे में। बहुबुद्धि सिद्धांत विभिन्न प्रकार की हो सकती है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है। बुद्धि को तेज किया जा सकता है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। सभी व्यक्ति में बुद्धि का स्तर एक समान होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। बहुबुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। बुद्धि के बहुत प्रकार हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 32 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। दोस्तों इस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसमें दोस्तों लिखा हुआ अंतर हो सकता है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के विचारों के विकास में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है? दोस्तों लेव वाइगोत्स्की है सामाजिक अंतःक्रिया। आनुवांशिक है, काट दीजिए। लेव वाइगोत्स्की है तो 3 चीज़ को याद रखना है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा को। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे। 43 नंबर दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के बारे में सही है? दोस्तों चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है? नहीं दोस्तों। बच्चे को बातचीत को जितना होगा उतना करने दीजिएगा। स्कूल के टाइम में दोस्तों फ्लेक्सिबल रखिएगा। बच्चा का जब मन है तब आए जाए। बच्चा अगर लेट करके आता है तो थोड़ा माता पिता से पूछ लीजिएगा बच्चा क्यों लेट होता है प्रत्येक दिन। लेकिन बच्चे को कुछ मत कहिएगा। संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देता है, तो ये दोस्तों सही बात है। संकेत पाठ ढांचा आलम्बन का बात लेव वाइगोत्स्की जी बोले हैं। निजी वाक से बच्चे को निर्देशित नहीं करता है। निजी वाक प्राइवेट स्पीच जो बच्चा खुद से बात करते हैं वो बच्चा को निर्देशित नहीं करता है, लेकिन वो करता है निर्देशित। इसलिए दोस्तों नहीं है, काट दीजिएगा। अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है? नहीं दोस्तों। अधिगम है सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं है दोस्तों, सक्रिय है, एक्टिव प्रक्रिया है। जब बच्चा एक्टिव रहेगा ना, सक्रिय रहेगा, सक्रिय, तभी बच्चा अधिगम कर पाएगा, यानी कि अधिगम करते तो सीख पाएगा। 44 नंबर दोस्तों प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारे संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट, हमारे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? यहाँ दोस्तों लेव वाइगोत्स्की है तो सामाजिक सांस्कृतिक रहने दीजिएगा। बच्चे के इनाम नहीं, स्कीमा नहीं, संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों इसके साथ लॉक हो जाएंगे सांस्कृतिक उपकरण। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएगा।
दोस्तों इस 45 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं डैश के द्वारा समावेश समामेलित होती है। दोस्तों ले वाइगोत्स्की है, 3 चीज़ याद रखिएगा। कंठस्थीकरण है, काट दीजिएगा, कंठस्थीकरण नहीं करवाना है। मनोवैज्ञानिक उपकरण, बच्चे को दंड और पनिशमेंट नहीं दीजिएगा। अनुकूलन का बात दोस्तों नहीं करते हैं, ये अनुकूलन का बात दोस्तों नहीं करते हैं। अनुकूलन के बाद जीन प्याजे जी करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध में सही रूप से दर्शाता है। दोस्तों सही रूप को दर्शाते हैं। चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन दोस्तों जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होता है। भाषा के विचारों के स्व नियमन में कोई भूमिका नहीं है, काट दीजिएगा। बच्चे की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मनिर्देशित पर निर्भर करता है। बच्चों की निजी वाक उसकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाता है। ये सही बात है दोस्तों, 3 नंबर का। विचार में मौखिकीकरण बच्चे की समस्या समाधान कौशल में बाधक है, नहीं दोस्तों। इसका दोस्तों 3 नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न दोस्तों 47 नंबर है। इस पर दोस्तों प्रश्न पे ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, बहुत सारा प्रश्न है, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक है इसमें। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए दोस्तों? ले वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका को क्या करना चाहिए, पढ़ते हैं। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, तो ये सही बात है। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। विद्यार्थियों के बीच स्वभागिता और चर्चा को प्रतिबंध लगाना, बच्चे को बातचीत करने दीजिएगा ताकि बच्चे में जो भाषा का आदान प्रदान होगा तो बच्चा सीखेगा ना। विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप, हम जो वयस्क है उसको हस्तक्षेप करने दीजिए, है गलत है। विद्यार्थी के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बार बार नकारात्मक प्रबलन देना, सकारात्मक देना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इसका 1 नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के डैश पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। दोस्तों ले वाइगोत्स्की है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? ले वाइगोत्स्की है। पुरस्कार जानते हैं दोस्तों, जिस ऑप्शन में आपको पुरस्कार देना, दंड देना आ जाएगा, वो ऑप्शन दोस्तों कभी सही हो ही नहीं सकता है। और दोस्तों ले वाइगोत्स्की है दोस्तों, किसका बात करेगा ये? समाज का, संस्कृति का, भाषा का। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। ये प्रश्न दोस्तों है 49 नंबर का, ले वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्ता पर बल दिया है। दोस्तों बच्चे को दंड नहीं देना है, कभी भी नहीं। इसमें दंड है, गलत ऑप्शन है। इसमें बच्चा पुरस्कार दे रहा है दोस्तों, गलत ऑप्शन है। जैविक परिपक्वता का बात कर रहा है। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है यानी कि कंपटीशन करवाना, तो हम लोग कंपटीशन नहीं करवाते हैं। प्रतिस्पर्धा जिस ऑप्शन में आ जाएगा दोस्तों उसको काट दीजिएगा, जैविक का नहीं बात हो रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चा। ये ले वाइगोत्स्की है दोस्तों, तो 3 चीज़ को याद रखिएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा को। 50 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों? ले वाइगोत्स्की कौन सिद्धांत दिया है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये दिया है। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। ये अलगाव ये सब नहीं दिया है, व्यक्ति नहीं। नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ये दोस्तों 51 नंबर प्रश्न है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं, दोस्तों यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया निर्जीव है, कार निर्जीव है,
में सजीव गुण होते हैं। बच्चा क्या कहते हैं, गुड़िया, कार, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितना भी चीज़ है सब में सजीव गुण है, बच्चा कहते हैं। तो बच्चा दोस्तों किस में अभी है, बच्चा दोस्तों सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाएगा। तो आप समझ लीजिए दोस्तों बच्चा इसमें है जीववादी सोच है, एनिमिस्टिक थिंकिंग, एनिमिज्म में बच्चा है अभी। बच्चा गुड़िया, कार और सोचता है ये सब में सजीव गुण है, यानी कि सजीव है। तो बच्चा किस में है दोस्तों, बच्चा है जीववादी सोच है, एनिमिस्टिक थिंकिंग, जिसको दोस्तों ये कौन दिया है दोस्तों, जीववादी सोच। तो जीन पियाजे जी से संबंधित है ये दोस्तों, जीन पियाजे जी संबंधित है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण के बारे में दोस्तों भी बता देते हैं आप लोग को। मान लीजिए 2 गिलास है, एक बड़ा गिलास छोटा गिलास, इसमें दूध है आधा केजी, इसमें दूध है 250 ग्राम। अगर बच्चा को पूछिएगा क्या लेना है, क्या लेगा बच्चा, जो बच्चा 2 से 7 साल के अंदर है वही बच्चा को पूछिएगा। इसमें ज़्यादा दूध है आधा केजी, तो बच्चा ये नहीं लेगा बड़ा गिलास, ये छोटा गिलास नहीं लेगा बच्चा लेगा बड़ा गिलास, उसी को कहते हैं केंद्रीयकरण। यानी केंद्रीयकरण का अर्थ ये होता है कि वस्तु के दोनों विशेषताओं पर ध्यान नहीं दे पाना, वस्तु की एक विशेषता पर ध्यान देना। जो जैसे वस्तु बड़ा है तो बड़ा ही लेगा, चाहे इसमें दूध थोड़ा हो चाहे कम ही क्यों ना हो, उसी को कहते हैं केंद्रीयकरण। और जब बच्चा जान जाते हैं कि जब बच्चा वस्तु के दोनों गुण पर ध्यान देता है, दोनों विशेषता पर बच्चा जब ध्यान देता है वस्तु के, उसको कहते हैं विकेंद्रीयकरण। तो केंद्रीयकरण के दोस्तों समझ गए, केंद्रीयकरण किसको कहते हैं, किसी वस्तु के एक ही विशेषता पर ध्यान देना केंद्रीयकरण कहलाता है, याद रखिएगा। और वर्गीकरण को तो सब जानते हैं, अलग अलग करना। फल है तो फल की जगह रखेंगे, सब्जी है तो सब्जी की जगह रखेंगे, केला है तो केला की जगह रखेंगे, लीची है तो लीची की जगह रखेंगे। वर्गीकरण के बारे में सब जानते होंगे। केंद्रीयकरण के बारे में जान गए दोस्तों, एक वस्तु के एक ही विशेषता पर ध्यान देना। इसमें जैसे दूध है, इसमें कम भी दूध रहेगा क्यों ना, बच्चा लेगा तो बड़ा चीज़ लेगा। कौन बच्चा, जो बच्चे प्री कन्वेंशनल स्टेज में है वही बच्चा लेगा। तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा में केंद्रीयकरण का गुण आ जाता है, जीववाद का गुण आ जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और वर्गीकरण का गुण सीटेट में डायरेक्ट दोस्तों पूछ लेगा, बच्चा किस अवस्था में वर्गीकरण नहीं कर पाएगा, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा वर्गीकरण नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट पूछेगा सीटेट में दोस्तों, इसलिए याद करिएगा। पदानुक्रमिक सोच, यानी कि बच्चा क्रम में कब लगा पाएगा, जब बच्चा कंक्रीट में आएगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्रम में लगा लेगा, वर्गीकरण कर लेगा। और केंद्रीयकरण का गुण प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएंगे। दोस्तों समझते होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न दोस्तों है 52 नंबर का, तो पढ़ते हैं दोस्तों। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व, यानी कि वस्तु अस्थायित्व का अर्थ ये होता है कि बच्चे जो है ना वस्तु को देखकर दिमाग में छवि उसका बना लेते हैं। जैसे बोल दीजिएगा साइकिल तो उसके दिमाग में साइकिल का छवि बन जाएगा, बच्चे को बोल दीजिएगा मोबाइल, उसके बच्चे के दिमाग में मोबाइल का इमेज और छवि बन जाएगा, उसी को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनशील हैं, यानी कि ये गुण बना लेते हैं बच्चा। सेंसरी मोटर स्टेज में दोस्तों ये गुण आ जाते हैं बच्चे में, जब बच्चे 0 से 2 साल के बीच में होते हैं ना, उसी को सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं दोस्तों। बच्चा जब इस चरण में रहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज के चरण में बच्चा इस चरण में जब रहते हैं तो वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाते हैं। जैसे आप बच्चे को मोबाइल दिखा दीजिएगा और छिपा लीजिएगा मोबाइल को, अब बच्चा ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वस्तु का छवि बन गया है। इसलिए ये गुण कब आते हैं, इतना वर्ष में गुण ये गुण आ जाते हैं। संवेदी गामक होगा दोस्तों इंग्लिश में। दोस्तों इसका नाम अंग्रेजी में याद रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों इस सब का नाम इंग्लिश में नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा होगा। तो वह उनके निर्लय चीज़ की मौजूदा लिखावट पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर सही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज बच्चे में 4 गुण आते हैं, सब कुछ दोस्तों बताएंगे, समझते जाइए। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे।
वस्तु अस्थायित्व का गुण दोस्तों कब आता है? सेंसरी मोटर स्टेज में, इस बात को याद रखिएगा। वस्तु अस्थायित्व का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु को देखकर उसके दिमाग में इमेज और छवि बनाना बच्चे चालू कर देते कब? सेंसरी मोटर स्टेज में, इस बात को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है 53 नंबर का। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रही कि वह पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े परिवर्तन स्थानांतरित किया जाता है तो वह पानी की मात्रा समान रहती है। इस बात को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार इसका कारण है दोस्तों इस प्रश्न को समझिए। ये गिलास है लंबा गिलास, ये है लंबा गिलास दोस्तों, ये पूरा दोस्तों लंबा गिलास है, ये गिलास है दोस्तों, ठीक है। संकीर्ण गिलास ये यहाँ है दोस्तों, यहाँ ऐसे नीचा में दोस्तों कम जगह है, इसको कहते हैं संकीर्ण गिलास। तो एक गिलास में दोस्तों यहाँ इसमें भी 1 लीटर पानी अटता है, इसमें भी 1 लीटर पानी अटते हैं दोस्तों, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये चौड़ा गिलास है दोस्तों। बच्चा जो है ना एक ही विशेषता पर ध्यान दे रहा है, पानी पे, ये वस्तु के आकार ध्यान नहीं दे रहा, आकार अलग है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। दोनों में पानी सेम है लेकिन बच्चा समझ ही नहीं पाते हैं। तो बच्चे में क्या है दोस्तों, प्रतिवर्ती सोच नहीं है उसके पास, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, इसलिए बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और बच्चे किस में है? प्री कन्वेंशनल स्टेज में। जब बच्चे 2 से 7 वर्ष के बीच में होते हैं, 2 से 7 के बीच, तो बच्चे प्री कन्वेंशनल स्टेज में होते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। जब बच्चे 2 से 7 वर्ष के बीच में है तो प्री कन्वेंशनल स्टेज, आप लोग भी बोलिएगा प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे अभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न दोस्तों 54 नंबर का है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे को सीखना चाहिए? दोस्तों इसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बच्चा 3 से 6 वर्ष में है ना दोस्तों, बच्चा किस में अभी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा संरक्षण नहीं कर पाएंगे, यानी बच्चा बचा नहीं पाएगा। अनुक्रम, बच्चे एक क्रम में नहीं लगा पाएंगे। तार्किक अनुप्रयोग बच्चे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएगा दोस्तों, बच्चा ये कर लेगा। सांकेतिक प्रतिनिधित्वकरण, सांकेतिक कर दोस्तों ये होता है कि जो बच्चा दोस्तों छोटे रहते हैं गौ समाज में, कान पे हाथ रखते हैं और नाना नानी से बात करना चालू कर देते हैं, उसी को कहते हैं सांकेतिक। बच्चा जो है एक किसी भी वस्तु पे बैठ जाएगा और जैसे मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर देता है वैसे आवाज़ बच्चा निकलता है, उसी कहते हैं सांकेतिक। ये गुण बच्चे में आ जाते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। बच्चा संकेत का यूज कब करने लगता है? बच्चा संकेत का यूज कब करने लगता है? सीटेट में पूछा जा सकता है। तो बच्चा करने लगता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में, ये गुण आ जाते हैं। बच्चा संकेत करने लगते हैं। बच्चा जब पूछिएगा किधर जाना है तुम्हें, तो उंगली से आपको इशारा कर देंगे, हाँ मुझे इधर जाना है। तो ये गुण कब आते हैं बच्चे में? प्री कन्वेंशनल स्टेज में, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दोस्तों 55 नंबर का है दोस्तों। इससे दोस्तों बहुत सारे और नंबर में थोड़ा मिस है, तो नंबर पे दोस्तों ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तु को श्रेणी में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं? श्रेणी यानी घटते बढ़ते क्रम में बच्चा कब लगा देते हैं वस्तु को? तो दोस्तों ये प्रश्न को दोस्तों अच्छा समझिएगा, बहुत अच्छा से। तो बच्चा जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएंगे, इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। तो बच्चा जो है ना दोस्तों वस्तु को घटते बढ़ते क्रम में लगा देंगे, वस्तु का संरक्षण, यानी कि इसमें जब बच्चा आएगा दोस्तों, जितना भी मूर्त चीज़ है जिसको बच्चा छू सकता है, देख सकता है, सब के बारे में बता देगा आपको, सब कुछ के बारे में। जिस वस्तु को बच्चा छू सकता है, देख सकता है, उसी को कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा संरक्षण का गुण आ जाते हैं, बच्चा कंजर्वेशन सभी का गुण आ जाते हैं, खाली बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं।
अमूर्त चिंतन का गुण कब आते हैं दोस्तों, सीटेट में डायरेक्ट पूछ लेगा। बच्चा में अमूर्त चिंतन का गुण कब आएगा, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इस बात को याद रखिएगा, बच्चे में अमूर्त चिंतन का गुण कब आएगा, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चे निगमन विधि को कब समझ जाएंगे, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। दोस्तों ये सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं कि बच्चे निगमन विधि को कब समझते हैं, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे समझ जाते हैं। आगमन विधि को बच्चे कब समझते हैं, आगमन विधि उसको कहते हैं जो उदाहरण से नियम की ओर चलता है। तो बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा आगमन विधि को समझते हैं और निगमन विधि को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में समझते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा संकेत का यूज करने लगता है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। बच्चा में केंद्रीयकरण का गुण आ जाता है दोस्तों। किस में, केंद्रीयकरण का। वस्तु की एक ही विशेषता पर ध्यान बच्चा कब देता है, उसी को केंद्रीयकरण कहते हैं, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और मूर्त अवस्था में कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चे में विकेंद्रीयकरण का गुण आता है। बच्चे में दोनों गुण आ जाते हैं और बच्चे को उम्र 7 से 11 वर्ष के बीच में आते हैं। और जीन पियाजे बोले ये अवस्था सभी बच्चे में बिल्कुल, ये दोस्तों चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये चेंज होता है। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण कब आते हैं दोस्तों, तो संवेदी गामक अवस्था में। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, चारों ये अवस्था दिया हुआ है दोस्तों, इस चारों को याद कर लीजिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में दोस्तों बच्चे केंद्रीयकरण के गुण आ जाते हैं। ये संकेत का दोस्तों प्रयोग करने लगते हैं बच्चे इसमें दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। दोस्तों जो सा गुण आते हैं अच्छा से दोस्तों बताएंगे। और सारे प्रश्न है दोस्तों, पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये दोस्तों प्रश्न है 56 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। बच्चा मूर्त में है तो बच्चा को मूर्त चीज़ ही देना चाहिए। तो एक शिक्षक को, शिक्षिका को क्या नहीं करना है, मूर्त में बच्चा जो है दोस्तों आगमन विधि समझ जाएगा। सीटेट में डायरेक्ट पूछेगा दोस्तों, आगमन विधि को बच्चा दोस्तों कब समझेंगे, आगमन विधि जो विधि उदाहरण से नियम की ओर चलेगा। तो मूर्त अवस्था में बच्चे समझ जाते हैं, तो मूर्त अवस्था में बच्चा वर्गीकरण कर लेगा। बच्चा वर्गीकरण ठोस वस्तु का कर लेगा, कर्मिक कर लेगा, अमूर्त संसाधन देगा बच्चा कर लेगा। लेकिन बच्चा ये नहीं कर पाएंगे। ऐसी वस्तुएं जना जिसमें अमूर्तता, अमूर्त चिंतन, जिसको दिमाग में सोचते हैं, दिल में सोचते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, यानी कि अपने भावना में चित्र बनाते हैं, ये काम बच्चा को मत दीजिएगा। बच्चा कंक्रीट में है तो कंक्रीट वाला चीज़ दीजिएगा ना, तो ये दोस्तों गलत है, तो ये नहीं देना है 2 नंबर का चीज़। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग धैर्य बना रहे रखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये पास तो सीटेट पास। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे की अवस्था में बीते हुए समय, यानी कि बीते हुए समय और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो बीते हुए समय और आने वाले समय दोस्तों समय बना लेते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा का है दोस्तों, वो ध्यान में रखना चालू कर देते हैं। बच्चा याद रखना चालू कर देते हैं दोस्तों। अमूर्त चिंतन बच्चा कब करता है, ये औपचारिक संक्रिया अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। मूर्त में दोस्तों आगमन विधि को समझ जाते हैं। मूर्त में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे आगमन विधि समझ जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बना लेते हैं। और इसमें दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन दोस्तों बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में
जाना जाता है दोस्तों। यानी कि चिंतन के बुनियादी जो के रूप है दोस्तों किस रूप में, यानी कि इस स्कीमा के बाद दोस्तों ये कर रहा है जीन पियाजे है, इसलिए दोस्तों स्कीमा राइट आंसर होगा। स्कीमा के बाद दोस्तों कौन किया है तो जीन पियाजे। स्कीमा का अर्थ ये होता है दोस्तों कि बहुत दिनों से हम लोग जो सा काम किए हैं, बचपन में स्कूल जाते थे, बचपन में स्कूल से भाग आते थे, बचपन में हम लोग खेलते थे, बचपन में हम लोग पेड़ पर चढ़ते थे, बचपन में हम लोग पानी में तालाब में नहाने जाते थे, सब बात याद है। उसी के संग्रह को, उसी के निर्माण को स्कीमा कहते हैं। संकेत के बारे में दोस्तों जान चुके हैं, इस संकेत नहीं आंसर होगा। संकेत शब्द दिया है ले बागोस्की, अवधारणा ये सब नहीं होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों की उसकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कहती है। खुद की चिंतन प्रक्रिया कर रही है, वह विद्यार्थी के बीच किस प्रकार के कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। खुद के जब चिंतन कौशल आएगा दोस्तों, खुद के चिंतन कौशल, उसी कहते हैं मेटाकॉग्निशन। यानी कि बच्चा सोच के ऊपर सोचते जा रहा है, सोच के ऊपर सोचते जा रहा है। जैसे कोई बच्चा सोचते हैं कि हम 10वां पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, डीएलएड करेंगे, सीटेट पास करेंगे, बीपीएससी एग्जाम देंगे और पास कर लेंगे और टीचर बन जाएंगे। बच्चा सोचते बच्चा, जब बच्चा सोचते जाता है उसी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। चिंतन करते जाता है, चिंतन के ऊपर खुद की चिंतन करते जाता है, इसी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। इसको इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, अधिसंज्ञान को छोड़ दीजिए, इंग्लिश में इसका नाम याद रखिएगा मेटाकॉग्निशन। जब बच्चे अपने सोच के ऊपर सोचते जाता है, जब बच्चा अपने सोच के ऊपर सोचते जाता है, चिंतन करते जाता है, चिंतन अपने काम के ऊपर, सोच के ऊपर चिंतन करते जाता है, उसी कहते हैं मेटाकॉग्निशन। इसको याद रखिएगा, खुद के चिंतन को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों, बच्चा मूर्त में है तो बच्चा आगमन विधि को समझ जाएगा, मूर्त वस्तु जितना है सबको समझ जाएगा, बच्चा संरक्षण कर लेगा, बच्चा वर्गीकरण कर लेगा, इस बात को याद रखिएगा। बच्चा में विकेंद्रीयकरण का गुण आ जाएगा, बच्चा में वस्तु के दोनों गुण के बारे में जान जाएगा, बच्चा को घटते क्रम बढ़ते क्रम में किसी भी संख्या को वस्तु को लगा लेगा, जो बच्चा मूर्त में है। और जो अमूर्त में है पूरा लगा लेगा, और जो बच्चे प्री कन्वेंशनल स्टेज में है, प्री में मूर्त संक्रियात्मक बच्चा नहीं लगा पाएगा। तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चे की निम्नलिखित में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, अमूर्त संरचना के परोपकार के लिए खूब अभ्यास कराना चाहिए। अभ्यास दोस्तों आएगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, बच्चा मूर्त में है तो अमूर्त का हम बात नहीं कर सकते हैं। वस्तुओं और विचार को जटिल से वर्गीकृत करना चाहिए, जटिल से वर्गीकृत करना चाहिए, उनको दोस्तों नहीं कराना जटिल से वर्गीकृत, बच्चा जैसा है उसके अनुसार हमको वर्गीकृत करके देना है। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन पर आधारित हो, ये सही बात है। बच्चा मूर्त में है, बच्चा को मूर्त वाला चीज़ देंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, नहीं दोस्तों हमसे ये नहीं करवाना है। बच्चा मूर्त में है तो मूर्त वाला चीज़ देंगे। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा दोस्तों। 60 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार के सुगम बना रहा है दोस्तों। निर्दिष्ट जो लक्ष्य बहुत दूर है, जो लक्ष्य बहुत दूर में है, दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में चिंतन करना है। बच्चे को चिंतन करने के लिए कर रहा है, सुगम करने के लिए, क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है दोस्तों, सोच के ऊपर सोचते जाओ। चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित अगर करेगा तो मेटाकॉग्निशन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नहीं बल्कि अनुभव का बोध कराने के लिए स्कीमा को रूपांतरित करता है। स्कीमा को दोस्तों चेंज कर रहा है ना,
और संशोधित कर रहा है दोस्तों, चेंज करके संशोधित कर रहा है ना दोस्तों, स्कीमा को चेंज कर रहा है फिर उसको संशोधित कर रहा है दोस्तों, ये होगा एकोमोडेशन। बच्चा रूपांतरित करके अगर जोड़ लेता है दोस्तों, जोड़ता है तो एसिमिलेशन हो जाता, इस रूपांतरित करके संशोधित कर लिया तो एकोमोडेशन हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस तीनों चीज़ को, दोनों को दोस्तों याद रखिएगा, सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। जब कोई जानकारी को जोड़ लेगा, रूपांतरित करके जोड़ लेगा, ऐड कर लेगा कोई दोस्तों, ये हो जाए एसिमिलेशन। और जब बच्चा रूपांतरित करके संशोधित कर लिया, उसमें चेंज कर लिया, उसको कहते हैं एकोमोडेशन। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। ये प्रश्न दोस्तों है 62 नंबर का। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं। जीन पियाजे बच्चा पूर्व संक्रियात्मक में है, बच्चा प्री कन्वेंशनल स्टेज में है। बच्चा प्री कन्वेंशनल स्टेज में कितने वर्ष के है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष के बीच में है बच्चा। तो बच्चा क्या कर लेगा दोस्तों? संरक्षण कर लेगा? नहीं दोस्तों। अनुक्रिया वर्गीकरण कर लेगा? नहीं दोस्तों। ये चिंतन कर लेगा? नहीं दोस्तों। बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलेगा? प्रतीकात्मक खेल का अर्थ ये होता है कि बच्चे हैं ना, हाथ जो है कान पे रख के नाना नानी को बच्चा फ़ोन लगा लेंगे, यानी कि प्रतीक का यूज करेगा। मोबाइल नहीं है हाथ में उसके मोबाइल, फिर भी नाना नानी से बात करेगा, उसी को कहते हैं प्रतीकात्मक खेल। इसलिए तो प्रतीक का बच्चा यूज करने लगते हैं, बच्चा पूर्व संक्रियात्मक में है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। बच्चे में प्रतीकात्मक खेल का गुण कब आ जाते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इस बात को याद रखिएगा। बच्चे में केंद्रीयकरण का गुण कब आ जाते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में संकेत का यूज करने लगते हैं बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 63 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभव को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को, दोस्तों लगातार सम्मिलित कर रहा है ना, जोड़ रहा है ना, स्कीमा में ज्ञान को दोस्तों जोड़ रहा है ना, सम्मिलित कर रहा है ना, इसको दोस्तों एसिमिलेशन कहते हैं। जब सम्मिलित कर रहा है, जोड़ रहा है, एसिमिलेशन कहते हैं। जब इसी को परिवर्तन करके रूपांतरित कर, उसी को एकोमोडेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो रहा है। सम्मिलित कर रहा है तो एकोमोडेशन, अगर इसको रूपांतरित करता तो एसिमिलेशन। तो दोस्तों समझ गए हो। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 64 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर पाते हैं। चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर पाए, यानी चिंतन कर लेते हैं, मानसिक रूप से परिवर्तित कर लेते हैं। तो बच्चा दोस्तों इसमें होगा ना, इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में बच्चा होगा। चिंतन बच्चा कर रहा है, चिंतन। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। 65 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं। बच्चा लंबाई के आधार पर, वस्तु कंक्रीट है देखकर उसको कर पाते हैं। संख्यात्मक की कठिनाई महसूस कर रहे हैं दोस्तों। अमूर्त संरचना की संक्रिया में कठिनाई, बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा तो बच्चा अमूर्त को इसको काट दीजिए। बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में नहीं है, अमूर्त संक्रियात्मक में बच्चा नहीं है, इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त को कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये दोस्तों बच्चा अमूर्त काम नहीं कर पा रहा, तो बच्चा इसमें नहीं है। तो बच्चा इसमें है दोस्तों, कंक्रीट में। लंबाई बच्चा देख रहा है, जिस वस्तु को देख सकता है, छू सकता है, वो कंक्रीट वस्तु है, तो बच्चा कंक्रीट में है ना। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 66 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को
समझ बनाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की संरचना क्या कहलाता है? एक नया स्कीमा है दोस्तों संरचना कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? नया स्कीमा संरचना कर लिया ना दोस्तों, उसको कहते हैं एकोमोडेशन कहते हैं। उसी जानकारी को ऐड कर लेता तो सिमिलेशन होता। इसका दोस्तों राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। ये दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विशेष रूप से कठिनाई करते हैं। बच्चा जो है ना दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाएंगे तो बच्चा इसमें नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। सेंसरी मोटर स्टेज जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के होते हैं, कोई रोता है तो बच्चा नहीं समझ पाते हैं। अगर बच्चा इसमें आ जाएंगे 2 से 7 वर्ष में, उस पर गुस्सा करिएगा तो बच्चा आपको बोलेगा कि वो हमसे पर गुस्सा कर रहे हैं, तो बच्चा इसमें नहीं समझ पाएंगे, बच्चा इसमें समझना चालू कर देता है। दोस्तों ये वर्ष को याद कर लीजिएगा, सीटेट में वर्ष पूछ लिया जाता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, प्री कन्वेंशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट में बच्चा है, मूर्त में बच्चा है, कंक्रीट में बच्चा है, मूर्त में है, तो 7 से 11 वर्ष बच्चे आगमन विधि को समझ जाएंगे कंक्रीट में। निगमन विधि को कब समझेंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इस बात को याद रखिएगा। इस प्रश्न को दोस्तों समझिए, 70 नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमन विधि को समझ जाते हैं? निगमन विधि, जो विधि में पहले नियम बताया जाता है, निगमन विधि को बच्चे कब समझते हैं दोस्तों? ये सीटेट में डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों स्टेज दिए हैं जीन पियाजे जी। पहले सेंसरी मोटर स्टेज, इसको याद रख लीजिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस चारों को दोस्तों इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, हिंदी में नाम दोस्तों चेंज होते ही रहता है, इसलिए इंग्लिश का ध्यान दीजिएगा। बच्चा निगमन विधि को समझ जाते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा अमूर्त चिंतन करता है कब? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा मूर्त चिंतन इसमें करेगा, मूर्त अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएंगे इसमें, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 71 नंबर दोस्तों प्रश्न है, किस चरण पर बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? जीववादी का अर्थ ये होता है कि बच्चा है ना तो सोचता ये है दुनिया में जितना भी जीव है ना सब सजीव है, पर वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। यानी कि बादल में सजीव है, जितना भी दुनिया में जीव है सब कुछ सजीवे है। यानी कि जीववादी गुण बच्चे में कब आते हैं? जीववादी सोच बच्चे में कब आते हैं? इसमें आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज का गुण जीववादी सोच दोस्तों कब आते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, याद रखिएगा। एनिमिज्म का सोच, जीववादी सोच का गुण आते हैं बच्चे में कब? सीटेट में डायरेक्ट पूछेगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज जब बच्चे 2 से 7 वर्ष के बीच में होते हैं। सांकेतिक गुण बच्चे में कब आते हैं? संकेत का यूज करने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा पुलिस बन जाता है, कोई बच्चा चोर बन जाएगा, संकेत वाला खेल कब खेलेगा बच्चा? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा खेलेगा। बच्चा में जीववाद का गुण कब आएगा? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आएगा। और बच्चे में केंद्रीयकरण का गुण कब आएगा? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आएगा। जो दोस्तों हमसे पढ़ते हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये सब बात जितना हम पढ़ाते हैं दोस्तों ये सब बात कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 72 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे
परिकल्पना, यानी कि मन में परिकल्पना का अर्थ होता है दिल में सोचना, दिमाग में सोचना, भावना में सोचना, सोचने लगता है। बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। बच्चे अमूर्त चिंतन कब करते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करते हैं। इसका राइट आंसर ही हो जाएंगे। बच्चे उदाहरण के बारे में कब जानते हैं? मूर्त में। और बच्चे में ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो है प्री ऑपरेशनल में बच्चे जीववाद का गुण आ जाते हैं, केंद्रीयकरण का गुण आ जाते हैं। और जीववाद, केंद्रीयकरण दोस्तों याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण दोस्तों कब आते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज में। जितना चीज पढ़ाते हैं दोस्तों सब कुछ को याद करते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 73 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कब आता है दोस्तों बच्चे में? ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण दोस्तों कब आता है बच्चे में? तो सेंसरी मोटर स्टेज में दोस्तों ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है बच्चे में। यानी कि बच्चे वस्तु को देखकर दिमाग में उसका इमेज और छवि बनाना चालू कर देते हैं। सेंसरी मोटर में संवेदी गामक ये अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। बच्चे वस्तु को देखकर उसका इमेज और छवि दिमाग में बनाना दोस्तों चालू कर देता है। तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। ये प्रश्न दोस्तों हैं प्रतीक के बाद वही हुआ दोस्तों, प्रतीक का यूज करने लगते हैं, संकेत का यूज करने लगते हैं कि आप धारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर चिन्हित की जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। ये दोस्तों 2 नंबर है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्रतीक का बच्चा यूज करने लगता है। कोई बच्चा गुंडा बन जाएगा, कोई बच्चा चोर बन जाएगा, कोई बच्चा सोना चांदी कागज का बना कर खेलेगा, प्रतीक का यूज करेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। 75 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशा तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देता है? एक दिशाई तार्किक क्रम में दोस्तों, एक दिशाई तार्किक किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशा तार्किक क्रम में दोस्तों एक दिशा सोचता है ना, एक दिशा से, तो बच्चा दोस्तों कंक्रीट में हो जाएगा मेरे अनुसार। जब बच्चा ये दोनों दिशा से सोचता तब दोस्तों इसमें होता। बच्चा एक दिशा से सोच रहा है दोस्तों तो बच्चा इसमें है मेरे अनुसार। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एक दिशा सोचता है तो 3 नंबर राइट आंसर है। और जब बच्चा दोनों दिशा सोचता दोनों दिशा से तो दोस्तों ये 4 नंबर राइट आंसर होता है। दोस्तों इसका 3 नंबर ही राइट आंसर होगा, सीटेड चाहे जो मान ले। मेरे अनुसार दोस्तों इसका 3 नंबर राइट आंसर है। दोस्तों इसको समझ लीजिए, 1 मिनट दोस्तों, इसको समझ लीजिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। इसको समझिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज इतना वर्ष का होता है। बच्चों में दोस्तों वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे में आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे में जीववाद का गुण आ जाते हैं, एनिमीज का गुण। यानी कि धरती, अगर कोई बच्चा देखिए गांव घर में कोई बच्चा जब धरती पर गिर जाते हैं खेलते खेलते, आप धरती पर 2 मुक्का मार दीजिएगा, बच्चा खुश हो जाएगा, बच्चा रोना बंद कर देगा। बच्चा ये सोचता है कि धरती को चोट लग चुका है, धरती जो माँ है उस पर अब बच्चा गिर जाएगा, धरती का चोट लग जाएगा, और धरती पे 2 मुक्का मार दीजिएगा, बच्चा खुश हो जाएगा। बच्चा ये नहीं समझते हैं कि धरती निर्जीव है, इसको चोट नहीं लगेगा। जीववाद का गुण ये होता है कि बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। प्रतीकात्मक खेल, बच्चा अपने कान पे रख के नाना नानी दादा दादी से फोन करते हैं। एक बच्चा कोई कागज़ का बंदूक बना लेगा और चोर सिपाही खेलता है। बच्चा किस में? इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज में ही। केंद्रीयकरण का गुण, जब वस्तु की एक ही विशेषता पर ध्यान देते हैं। अहम केंद्रीयता का गुण, अहम केंद्रीयता का गुण का अर्थ ये होता है कि हमको जो पसंद है वही पूरा दुनिया को पसंद है, हमको जो देखना और अच्छा लगता है पूरा दुनिया को वही देखना और अच्छा लगता है। जैसे अगर ये बच्चे जो बच्चे इसमें है प्री कन्वेंशनल स्टेज में, अगर उसकी माँ के पास अगर कोई बच्चा चल जाता है, बोलता नहीं ये मेरा मम्मी है, ये मेरा मम्मी है। और जो बच्चा देखिए अहम केंद्रिता में है, ईगोसेंट्रिज में जो बच्चा है दोस्तों, आप लोग आजकल यूट्यूब पर देखते होंगे कि छोटा बच्चा जो है वो अपने पापा को भी क्या करते हैं, कार्टून ही दिखाता है। क्योंकि बच्चा के पास क्या है, ईगोसेंट्रिज्म से बच्चा ग्रसित है। बच्चा ये सोचता है जो हमको अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है।
आजकल के अपने माता पिता को कार्टून दिखाते हैं यूट्यूब पर, देखे होंगे छोटा बच्चा। तो बच्चा में क्या है दोस्तों, अहम केंद्रिता है, ईगोसेंट्रिज्म है। जो हमको जो करना अच्छा लगता है, करना, सोचना, समझना, वही सबको अच्छा लगता होगा, बच्चा ये सोचता है। तो ये 4 गुण आ जाते हैं दोस्तों प्री कन्वेंशनल स्टेज में। दोस्तों ये चारों को डाउनलोड कर अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसको दोस्तों कॉपी पर नोट कर लीजिए। जो बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है दोस्तों, क्रमबद्ध कर पाएगा, हम भार के बारे में जान जाएगा, मुद्रा के बारे में जान जाएगा, केंद्रीय विकेंद्रीयकरण, जब वस्तु की एक वस्तु की दोनों विशेषता पर जब ध्यान देता है, लंबाई पर भी ध्यान देगा, और इसमें जो वस्तु में होगा, कुछ दूध आ रहा है, कुछ भी होगा, उस दोनों के बारे में, उसके भार के बारे में, वस्तु के अलग अलग कंसेप्ट के बारे में ध्यान देगा, ऊंचाई के बारे में, आरोही अवरोही संख्याओं को घटते बढ़ते क्रम में लगा लेगा, और अपलटावी का गुण जो है दोस्तों, संख्या को पलटा के लेगा। और देखिए बच्चा जो इसमें रहेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा अमूर्त चिंतन करेगा, तार्किक चिंतन करेगा, परिकल्पना यानी कि मन में कल्पना करेगा, जटिल समस्या को सुलझा लेगा बच्चा इसमें जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो बच्चा निगमन विधि को समझ जाएगा, और बच्चा जब कंक्रीट में दोस्तों होगा तो बच्चा है ना आगमन विधि को समझ जाएगा। तो दोस्तों जितना भी बात बोलते हैं दोस्तों, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको समझ गए होंगे। ये दोस्तों प्रश्न है 77 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे कि तैसी अवस्था। दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। आप दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिएगा, प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। ये प्रश्न दोस्तों आप दूसरा दिन देखेंगे।